स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा का कहना है, एक पैन इंडिया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची निवासी अशहर दानिश मुख्य पात्र थे। उनके साथ मुंबई से 2 लोग थे, माइनस सुफियान अबूबकर खान और आफताब अंसारी। इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हुज़ैफा यमन को तेलंगाना के निज़ामाबाद से और कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। उनकी योजना दोहरी थी। पहला उन्हें खिलाफत शैली का एक समूह बनाना था। उनकी अपनी एक टीम थी जिसे लश्कर कहा जाता था, और उसके बाद इस्लाम की अपनी विकृत समझ के आधार पर उन्हें ग़ज़वाए हिंद जैसा जिहाद करना था। इसके अलावा उन्हें कुछ लक्षित हत्याएं भी सौंपी जानी थीं। 11 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की जांच अभी जारी है। अशहर दानिश का हैंडलर पाकिस्तान समर्थित हैंडलर है। वो बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक पेशेवर कंपनी चला रहा है, इसलिए वो सीईओ कोड करता था। अपने आंतरिक समूह में उसका कोड ग़ज़वा नेता था और एक एनजीओ के रूप में वह ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। उनका एक आंतरिक समूह था। ये बेहद कट्टरपंथी लड़के हैं। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया। उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का। ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक सुफियान अबू बकर और आफताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें, और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुज़ैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है, और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री होती, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो अरेस्ट किए गए, पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं, जिसमें सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पीएच वैल्यू चेकर, डायोड्स, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, जो ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। इनका प्लान जो था, और कुछ वेपन्स भी बरामद किए गए इनके पास से, वेपन्स और कार्ट्रिजेस। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते, उनकी अपनी टीम होती, जिसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, ग़ज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम, जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे, और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह, एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है, अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है। बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। आउटसाइड इंडिया के इनके लिंक्स मिले हैं, कहां से? इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्या है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, इसके अलावा कोड नेम से ये लोग बातचीत करते हैं, वो क्या पूरी चीज़? ये जो असरार दानिश था, ये बाहर से इंप्रेशन ये देना चाह रहा था एज इफ ये कोई प्रोफेशनल कंपनी रन कर रही है। तो ग्रुप का नाम भी एंट्रेंस, इंटरव्यू फर्स्ट, इस तरह के इनके ग्रुप्स होते थे, और उसमें ये अपने आप को सीईओ कंपनी या प्रोफेसर कोड रखता था। जबकि जो इसका इनर ग्रुप था, उसमें इसका जो कोड था वो गजवा लीडर था। जो इनर ग्रुप था उसमें इसका कोड गजवा लीडर था, और एक एनजीओ के तौर पे ये ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या सर और लोग इस गैंग में, इस मॉड्यूल में शामिल हैं जिनके? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो होगा आपसे शेयर करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये कि सर, ये जो तमाम सामान बरामद हुआ है, क्या ये वाकई में आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल होना था, और क्या इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये जिस तरह का सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बियरिंग स्प्लिंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी आईडी में। ये जो एसिड्स इस्तेमाल किए गए, इनको कंसंट्रेट करके इनका आईडी में इस्तेमाल करने के लिए, सर्किटरी जो है वो आईडी में इस्तेमाल करने के लिए।
सर सोशल मीडिया के जरिए क्या रेडिकलाइज भी करते थे, ये भी सामने आया? ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था जिसमें इनका ये हाईली रेडिकलाइज लड़के थे, और ये जो वनरेबल लड़के जिनको ये सोशल मीडिया पे देख लेते थे उनको इनिशियल स्पॉट करते थे, पर बाद में ये सारे एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के बारे में तसल्ली करते थे, और जब इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो जिसको इन्होंने लिया है वो इन्हीं के जैसा रेडिकलाइज है, तब उसको अपने इनर कोटरी में शामिल करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में 5 और हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है। आज जिस दिन हम इस सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन 132 वर्ष पूर्व 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण देते हुए विश्व को भारत, इसकी संस्कृति और सनातन धर्म से परिचित कराया था। आज 2025 तक हम अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने में सफल रहे हैं। आज मैं युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूं कि हम उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और इस देश के गौरव से सदैव जुड़े रहेंगे। आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। आज जिस दिन हम ये सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन 132 साल पहले 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना महान भाषण दिया था, और हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रकार से धर्म संसद के अंदर पूरे विश्व को बहुत संक्षिप्त में परिचय कराया था, और उसी समय से हमारी संस्कृति का एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक समय शुरू हुआ, और ये आज तक 2025 तक हम पूरे विश्व में हमारे संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाने में सफल हुए हैं। आज युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को मैं मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़ते हुए इस देश के गौरव गान में हमेशा के लिए जुड़ते रहेंगे, ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हो रहा है। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं। अगर कोई SC/ST वर्ग से, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे वहां के छोटे छोटे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं, और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे SC/ST वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे, तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे हमारे वहाँ के छोटे छोटे राइस मिल जैसे छोटे छोटे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, और हमारे स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा आज के जगदलपुर के इन्वेस्टर कनेक्ट। पूरे देश में SIR करने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये तो अच्छी बात है। खासकर हमारा जो मतदाता सूची, उसको पुनरीक्षित कर अगर अभियान चलाया जाता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें बहुत मरने वाले लोग हैं।
बहुत लोग बाहर से आकर गलत तरीके से वोटर कार्ड बनाकर रह रहे हैं और राजनीति प्रभावित करते हैं, तो शुद्धिकरण करके जो सचमुच में भारत के नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। इसमें गलत क्या है? चुनाव आयोग को हम धन्यवाद करते हैं, वो अच्छा काम कर रही है। वो अच्छी बात है भाई, वो खास करके जो हमारा मतदाता सूची है उसको पुनरीक्षित करने के लिए अगर सघन अभियान चलाया जाता है तो गलत क्या बात है? उसमें मरने वाले लोग हैं, बहुत से बाहर से आकर के नाजायज वोटर लिस्ट बना करके रह रहे हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे तरह के शुद्धिकरण करके जो भारत के रहने वाले नागरिक सचमुच में हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। इसमें गलत क्या बात है? होना ही चाहिए। बिहार की बात आ रही है, अगर समूचे देश में करना चाहिए तो एकदम उचित बात है। हम इसमें चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं कि अच्छा काम कर रही है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब एसआईआर कहीं भी होगा तो आधार कार्ड को दस्तावेज माना जाएगा। कोई भी आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन सकता है। ये हमारी बड़ी जीत हुई है, तो अब तो एसआईआर होना ही चाहिए। हम एसआईआर का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो, क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यही ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आज केंद्र सरकार ने बिहार को 2 बड़े तोहफे दिए हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। भारत सरकार ने आज बिहार को सड़क निर्माण के लिए 4,447 करोड़ रुपए देने का काम किया है। दूसरा 177 किलोमीटर का डबल लेन रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। 15 सितंबर को मोदी जी रेल का उपहार देने पूर्णिया आ रहे हैं, लेकिन आज हमें 8,000 करोड़ रुपए का ये जो तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का ठाना है और वो उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बिहार को आज केंद्र सरकार ने 2 बड़ा तोहफा दिया है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 बड़ा तोहफा मिला है, एक सड़क मार्ग के लिए, एक रेल मार्ग के लिए। सड़क मार्ग में बिहार में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड में चलने के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा से मुंगेर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 लेन जिसको कहते हैं, जो बंबई दिल्ली में बड़ी 6 लेन रोड होता है। और उसके लिए 4,447 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आज बिहार को देने का काम किया है, जो रोड के निर्माण के लिए। और दूसरा 177 किलोमीटर भागलपुर से दुमका रामपुर हाट डबल लेन का रेलवे ट्रैक बनेगा और उसके लिए 3,169 करोड़ रुपया यानी करीब 8,000 करोड़ रुपया की लागत से सड़क और रेल मार्ग का तोहफा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज बिहार को दिया है। 15 सितंबर को तो मोदी जी रेल तोहफा देने आ ही रहे हैं पूर्णिया में, लेकिन आज जो ये तोहफा मिला है 8,000 करोड़ का, ये बिहार के विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ठाना है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इतने मूसलाधार बारिश के बाद भी मैंने जिस तरह महिलाओं की संख्या आज यहां देखा, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, पहले हमको ख्याल है कि आज से 2 साल 3 साल पहले जब सभा होता था तो 25-50 महिला मुश्किल से सामने में 1-2 रो में बैठती थी। आज पूरा महिलाओं की संख्या 2/3 हो रही है सब जगह
ये इस बात को बताता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है और नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों को हृदय से प्रणाम किया। अब सांसद संजय सिंह को पार्टी विधायक महराज मलिक की हिरासत के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और पीसी करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। लोकतंत्र में विरोध करने का हक है। ये भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उपराज्यपाल के पास सभी शक्तियां हैं। वे इनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या संजय सिंह को बोलने से रोकना जरूरी था? उपराज्यपाल को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ एक संविधान है और उपराज्यपाल को भी संविधान की रक्षा करनी होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहाँ हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश से भी पता, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखिए और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहां पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।